हेलो एवरीवन। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर जितने भी टर्म्स हम लोगों ने पढ़े, लाइक मास फ्रैक्शन हो या वॉल्यूम परसेंट, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, इनको वन बाय वन अभी हम लोग क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मास परसेंट से। फर्स्ट वन, मास परसेंट। स्कूलों में जो हमारे पेपर होते हैं, अगर सपोज कीजिए एक पेपर हमारा 100 मार्क्स का था और उसमें से अगर हमारे 90 मार्क्स आ गए तो हमारी परसेंटेज जब हम लोग निकालते थे तो 90 अपॉन 100 इंटू 100 करते थे, यानी आपने 90% मार्क्स ऑब्टेन किए। इसी तरीके से अगर हमें किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के अमाउंट को परसेंटेज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, देन हम उसके लिए मास परसेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। यानी एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया हमारे पास, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, देन यू गॉट मास परसेंट। तो आपको मास परसेंट मिल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास 25% W बाय W, अगर आपके पास एक शुगर सॉल्यूशन है, इसका मतलब अगर हम पूरे सॉल्यूशन के मास को 100 ग्राम ले लेते हैं तो उसके अंदर शुगर का मास, खाली सॉल्यूट यानी जिसको हम बी बोल रहे थे, वो 25 ग्राम होगा और रिमेनिंग यानी कि WA का वैल्यू आपका 75, 100 माइनस 25 करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट था जिससे हमने बोला मास परसेंट। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक करके, अभी मैं आपको जितने भी यूनिट्स बता रहा हूं, कंसंट्रेशन टर्म्स बता रहा हूं, हम उनके न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। बट इस वीडियो में हम खाली फॉर्मूलाज को क्लियर कर रहे हैं कि वो होते क्या है। मास परसेंट की तरह अगर हम सेकंड टॉपिक पढ़े, वॉल्यूम परसेंट, तो सिमिलरली जैसे हमने मास परसेंट निकाला वैसे हम वॉल्यूम परसेंट भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी जैसे अभी हम लोगों ने 25% शुगर सॉल्यूशन लिया था, इसी तरीके से अगर हम सपोज 25% अल्कोहल सॉल्यूशन ले ले, 25% अल्कोहलिक सॉल्यूशन है हमारे पास, कोई अल्कोहल है हमारे पास, तो इसका मतलब हमारे पास 25 मिलीलीटर अगर हम वॉल्यूम परसेंट की बात कर रहे हैं तो 25 मिलीलीटर हमारे पास अल्कोहल है एंड द रिमेनिंग यानी कि 75 मिलीलीटर हमारे पास वाटर है, H2। ओके, इसी तरीके से अब हम लोग थर्ड फॉर्मूले में चलते हैं कि थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारे पास कौन सा है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को, जो मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट पढ़ा, हम इसी को पढ़ते हैं दोबारा से, बट किस तरीके से आगे देखते हैं। अभी हमने जो मास परसेंट लिखा था इससे पहले, उसमें हमने आगे लिखा था W बाय W, बट अगर हम यहां पर कहीं पर आपने देखा W बाय V लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं। इसका मतलब है हमारे पास सॉल्यूट का जो है मास, हमने उसको ऊपर लिखना है मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये टर्म हमारा आ जाता है जब यहां पर कभी आप W बाय V देखो, W बाय W होगा, देन यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के प्लेस पे मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। बट अगर यहाँ W बाय V देख रहे हो, यानी कि आप सॉल्यूशन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आप मास परसेंट कैलकुलेट कर रहे हो, देन यहां पर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लोगे। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट यानी कि मोलालिटी। मोलालिटी जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे आगे इस चैप्टर में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्मॉल m से जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हम लोग इस चैप्टर में देंगे। मोलारिटी के कंपैरिजन में मोलालिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है, बिकॉज मोलालिटी कभी चेंज नहीं होगा टेम्परेचर को चेंज करने से, जबकि मोलालिटी चेंज होती है, हमने आगे भी पढ़ा था। मोलालिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में हम लोग लिख देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में, यानी कि सॉल्यूट के मोल्स जो भी होंगे अपॉन में हमारा आ जाएगा सॉल्वेंट का मास केजी में।
एक चीज आपको यहाँ पर हम बता देते हैं कि सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकाले जाते हैं या किसी भी सब्सटेंस की मोल्स कैसे निकालते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं बच्चों को मोल्स निकालने में एक प्रॉब्लम होती है, अगर 11th में कोई टॉपिक में डाउटफुल हो गया हो तो देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास 36 ग्राम H2O है, वाटर है। अब मुझे इसको मोल में चेंज करना है तो अपन क्या करेंगे, 36 को सिंपली 18 से डिवाइड कर देंगे। 18 से डिवाइड किया हमने 2 आया। ये 18 कहां से आया, 18 आपको पता होना चाहिए वाटर का मॉलिक्यूलर मास है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 16 यू गॉट 18। 18 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो आपको किसी भी सब्सटेंस के मोल्स निकालने हैं तो उसके मास को उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए, आपको उसके नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। यानी कि इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पर WB अपॉन में MB मल्टीप्लाइड बाय WA। ये केजी में आपको लेना है, हमेशा ये जरूर याद रखिए। तो मोलालिटी का हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कभी अगर हमें मास सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया हो तो आप उसको केजी में चेंज कर सकते हैं। तो उस केस में आप ऐसे लिख सकते हैं WB अपॉन में MB का मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय WA। अगर आपके पास ग्राम में है तो आप उसको केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो 1000 ऊपर आएगा और आप यहां पर लिख सकते हैं ऐसे। तो एक सिंपल फॉर्मूला बन गया WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय WA और ऊपर आ गया 1000। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिए सभी लोग। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से मोलालिटी के जैसे। मोलारिटी में मोलारिटी नेक्स्ट वन जिसके ऊपर टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अभी हमने देखा था मोलारिटी को स्मॉल m से हम लोग लिख देते, वैसे मोलारिटी को कैपिटल M से लिख देंगे। अच्छे से पढ़ना, ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग को क्लियर होने चाहिए बिकॉज आगे चैप्टर को कैरी करने के लिए इन फॉर्मूलाज की बहुत रिक्वायरमेंट है। लास्ट में वांट ऑफ फैक्टर वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा उसमें मोलालिटी का बहुत यूज होगा, मोलारिटी का बहुत यूज होगा। तो अब देखते हैं मोलारिटी क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आएगा जैसा कि मोलालिटी में भी आया था, बट नीचे डिनोमिनेटर टर्म में मास ऑफ सॉल्वेंट ना आकर यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे लीटर में लेंगे, यानी कि कैपिटल M इक्वल टू MB अपॉन V ले लेंगे लीटर में। अब ये भी आपको बताया मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस सब्सटेंस के मास को सॉल्यूट के मास को उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। MB से डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाइड बाय V और ऊपर हमने लिख दिया 1000 का। जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको कभी मिलीलीटर में दिया होगा, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया हमारे पास, मोलारिटी इक्वल टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय V और ऊपर 1000। यानी कि अगर डेफिनेशन कोई आपसे पूछता है तो आप क्या बोलोगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर होगा तो उस केस में सॉल्यूशन के अंदर जितने सॉल्यूट होंगे उनके मोल्स ही मोलारिटी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन मोल फ्रैक्शन की तरफ। फ्रैक्शन वर्ड आ रहा है, देखिए फ्रैक्शन का मतलब आई होप सभी को पता होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कभी छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं मैथ्स में। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है उसको समझते हैं। मोल फ्रैक्शन जिसको हम इस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहले हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, यह आपको पता होना चाहिए क्योंकि फ्रैक्शन हम किसी के भी रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। चलिए पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट समझते हैं। अब हमने यहाँ B लिख दिया, इसका मतलब हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसको
डिवाइड करोगे किससे, सॉल्यूशन के जितने टोटल मोल्स होंगे उससे, यानी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि NB तो आया इस बार ऊपर, और डिनोमिनेटर में आपने क्या लिख दिया, Na प्लस NB। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि आपको सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे। सॉल्यूशन के कैसे निकलेंगे, जब आप सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को दोनों के मोल्स को ऐड करोगे तब। इसी तरीके से अगर हम लोग सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू की बात करें तो कैसे निकालेंगे, आप सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को यानी Na को आप डिवाइड कर दोगे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल से। फिर से प्लस लग गया, देखिए टोटल मोल्स हमें चाहिए थे। फिर से एक बार आपको याद दिला देते हैं NaNB कैसे निकाले हमने। NB की वैल्यू को निकालने के लिए WB को MB से डिवाइड कर दिया। Na को निकालने के लिए, Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो भी मास दिया होगा आप उसको उसके सॉल्यूशन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए। जैसा अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपको 36 ग्राम वाटर है और इसको चेंज करना है मोल में, तो आप 36 को 18 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। तो आई होप सभी को निकालना आ गया होगा। मोल फ्रैक्शन जाई ए, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे, ये जो आपको साइन बना रखा है जाई ए जाई बी, हम लोग वर्ड यूज कर लेंगे। एक और चीज आपको बता दे, क्योंकि इसका यूज अभी आगे चैप्टर में बहुत ज्यादा है, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, स्पेशली फॉर बाइनरी सॉल्यूशन आप क्या देखोगे कि अगर हम इन दोनों को प्लस कर ले, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स को अगर हम ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1। जाई प्लस जाई बी इक्वल टू 1। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर रखना है। आगे चैप्टर में बहुत ज्यादा इसका यूज है, न्यूमेरिकल्स स्ट्रांग होने चाहिए, ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बढ़ाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं आगे। नॉर्मेलिटी एक अनदर इंपॉर्टेंट, जिससे कई बच्चे तो डर जाते हैं, भूल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इस टॉपिक में। नॉर्मेलिटी तो क्या होता है उसको देखते हैं। NORMALITY, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। मोलारिटी में आपने देखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड किया था, बट यहां पर आप क्या करेंगे, देखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये वर्ड बहुत फेमिलियर था क्लास 11 के चैप्टर्स में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में हमारा आ गया था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये भी वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेप्ट है हमारा। ये भी टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज होगा, बट लीटर में लेना है हमें। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज द सिंपल फॉर्मूला। यानी हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया, सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट लिए और उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया सॉल्यूशन के। इतना तो फॉर्मूला हो गया, बट ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 11th में आपने पढ़ा हुआ है, बट फिर भी हम इसको अच्छे से रिवाइज करते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हमने यहां पर बोर्ड में लिखा हुआ है। सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। ये टर्म्स एक एडवाइस दे रहे हैं आपको कि ये टर्म बहुत अच्छे से क्लियर रखिए, बिकॉज पीएच वाले न्यूमेरिकल्स और जो हुआ करते थे उनमें भी इसका यूज है, और केमिस्ट्री में बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका यूज टाइम टू टाइम किया जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड का। तो इसको समझते हैं क्या है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम, ये जो ग्राम लिखा हुआ है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ सॉल्यूट को इन ग्राम, और डैश करा हुआ है हमने यहां पर, ये हमें बोल रहा है कि अपॉन में ले लो, डिवाइड कर दो, किससे, सॉल्यूट के इक्विवेलेंट मास से। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के इक्विवेलेंट मास से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये भी देख लेते हैं। इक्विवेलेंट मास को अगर हमें कभी निकालना है तो इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए अलग अलग तरीके यूज किए जाते हैं। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन में अलग तरीका यूज किया जाता है। सिंपली अगर आपसे किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास पूछे तो वो अलग तरीका होता है, सबके लिए अलग अलग होता है।
टाइम टू टाइम आपको हर टॉपिक के कैसे निकाले जाते हैं ये आपको बताया जाएगा। तो पहले अपन देखते हैं इक्विवेलेंट मास एक सिंपली किसी एसिड या बेस का, क्योंकि जनरली यहाँ पर जो आप लोग क्वेश्चंस देखेंगे न्यूमेरिकल, उनमें एसिड या बेस का ही जनरली यूज किया जा रहा है। आने वाले टाइम में आपको सभी के इक्विवेलेंट मास टाइम टू टाइम आपको अलग से वीडियोस बना के डालते जाएंगे। तो इक्विवेलेंट मास जनरली हम लोग यहाँ किसी एसिड या बेस का अगर इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसके मॉलिक्यूलर मास को आप उसके एसिडिसिटी या बेसिसिटी से डिवाइड कर देना। एसिडिसिटी और बेसिसिटी, जिसको हम यहां पर x से इंडिकेट कर दे रहा हूं मैं, x फैक्टर हम लोग यूज कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं, सपोज कीजिए मुझे H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकालना है, इसका मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप इसका जो मॉलिक्यूलर मास है यानी 98, उसको आप इसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर देना 2 से, यानी आपका आंसर आ गया 49। एसिडिसिटी और बेसिसिटी इन टॉपिक्स को भी हम आगे आगे क्लियर करेंगे। तो 98/2 इक्वल टू 49 आपका आंसर आ गया। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को समझ लीजिए, फिर इसको अभी मैं मिटा रहा हूं आपको। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। फिर इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए हमने क्या किया, अभी आपने को मैंने बोला था ये हम एसिड और बेस के लिए अभी यूज कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिसिटी और बेसिसिटी, जिसके लिए हम यहाँ पर एक्स फैक्टर का यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम कंबाइन करें इन सारे फॉर्मूलाज को नॉर्मलिटी के फॉर्मूले में, तो देखते हैं क्या बनता है। हमने यहां पर लिखा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो N इक्वल टू WB अपॉन EQ, वॉल्यूम के बदले V लिखा हुआ है। अगर हम इसको मिलीलीटर में लेते हैं तो आपको जैसे पहले भी बताया, ऊपर 1000 लगा देंगे तो एक सिंपल फॉर्मूला ये बन गया। इसी तरीके से आप इसको और ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल टू WB अपॉन EQ के बदले हम क्या लिख सकते हैं, MB को अभी हमने x से डिवाइड किया था, तो वो x फैक्टर ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड 1000, और नीचे हमारा वही वॉल्यूम वाला टर्म आ गया मिलीलीटर में। तो एक और हमारा यहाँ फॉर्म बन गया। तो हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को वॉल्यूम से डिवाइड किया, नॉर्मलिटी निकला, सब हमने पूरा सिंप्लीफाई किया, तो एक ऐसा टर्म बन रहा है। ये अभी कुछ देखा देखा सा हमें लग रहा है, क्योंकि WB, MB, V वाला जो फैक्टर था वो कुछ देर पहले हमने मोलारिटी में भी देखा था। यहां पर गौर से देखें तो एक मोलारिटी का फॉर्मूला बन गया, WB अपॉन MB इंटू V ऊपर 1000। इसका मतलब हम नॉर्मलिटी को ऐसे सिंपल वे में समझ सकते हैं, एक सॉल्यूशन की मोलारिटी को अगर आप x फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका एक सिंपल फॉर्मूला बन गया, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय x, एक टर्म बन गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर करना है। अगर कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट नीचे से लिख सकते हैं वीडियो के नीचे। ओके, इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। जनरली कौन, बहुत छोटे, जो बहुत ही स्मॉल साइज के जो सॉल्यूट्स होते हैं, जिनका साइज, सॉल्यूट का साइज अगर बहुत छोटा है, तो हम उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म को ppm से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या होता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे मास परसेंट निकाला था उसी तरीके से ppm निकाल रहे हैं। मास ऑफ सॉल्यूट परसेंटेज में हम 100 यूज कर ले रहे हैं, और यहां पर हम लोग मिलियन का यूज कर ले रहे हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 ना लिखकर हम मिलियन को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं 10 की पावर 6। तो इससे आप अपना ppm निकाल सकते हैं किसी सॉल्यूशन का। तो ये हमारे जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स थे सिंपल वे में क्लियर हो गए। एक कौन सा बचा है, एक स्ट्रेंथ बचा हुआ है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसको भी साथ साथ में भी क्लियर कर ही लेते हैं। स्ट्रेंथ, आपको हर टॉपिक को याद रखना है, अच्छे से भूलना नहीं है। स्ट्रेंथ में हम लोग क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर में। सेम वही कौन सा है, यानी कि WB अपॉन में आ गया V, यहां आ गया लीटर,
और ऊपर अगर हमने यहाँ इसको मिलीलीटर में ले लेते हैं देन ऊपर हमारा आ जाएगा 1000। तो इससे हम लोग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। स्ट्रेंथ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले एक मोलारिटी का फॉर्मूला देखा, वहां पर क्या आ रहा था, थोड़ा सा याद दिलाया आपको अगर, तो आपने मोलारिटी के प्लेस पे WM कैपिटल M इक्वल टू WB अपॉन MB लिखा था, V आया था वहां पर, ऊपर 1000 लिखा हुआ था, यहाँ पर मिलीलीटर था। अब आप अगर WB, V और 1000 के प्लेस पे स्ट्रेंथ टर्म का यूज कर लेते हैं और MB को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्ट्रेंथ का एक हमारा फॉर्मूला बन गया, स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय MB। ये हमारे टर्म्स बन गए, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बन गया कैपिटल M इंटू MB। यहाँ पर कैपिटल M का मतलब मोलारिटी से। मैं आपको अभी पहले एक एक करके टर्म्स यहाँ लिख दे रहा हूं, उसको आप लोग अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि WB MB क्या है, उसको एक बार दोबारा से, कि हमारे कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं जब भी आपको B लिख रहा हूं तो आपसे बार बार कह रहा हूं, B का मतलब सॉल्यूट है, A का मतलब सॉल्वेंट है। तो WB क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट, जो आपको क्वेश्चन में जनरली गिवन रहेगा। WA कहीं पर अगर मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरीके से कभी अगर NB लिखा हुआ है, यानी कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। NA लिखा हुआ है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। V का मतलब समझ ही गए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। X कहीं पर लिखा, एक जगह आया था, एसिडिसिटी और बेसिसिटी। ये हमारे कुछ मेन बेसिक टर्म्स थे जिनका मैंने अभी यहाँ पर यूज किया था। एसिडिसिटी और बेसिसिटी क्लियर होना चाहिए। एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, इस वीडियो के खत्म होने के साथ साथ आपको ये टॉपिक एटलीस्ट क्लियर हो जाना चाहिए, इसलिए आपको एक एग्जांपल से एसिडिसिटी और बेसिसिटी क्लियर कर दे रहा हूँ। किसी एसिड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, फॉर एन एग्जांपल H2SO4, या आयनाइज होने पर हमें जितने H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा उसे हम उस एसिड का बेसिसिटी बोल देंगे, यानी कि H2SO4 का बेसिसिटी 2। इसी तरीके से अगर आप किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हो, वो हमें जितने OH नेगेटिव आयन देगा वो उसका एसिडिसिटी, यानी कि यहां पर हमने लिख दिया X इक्वल टू 1, यानी नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन गिवन बाय एन एसिड व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, दैट इज कॉल्ड देयर बेसिसिटी। On the other hand, the number of OH negative ion given by any base when it is dissolved in water, that is called their acidicity, opposite word है। तो I hope इस वीडियो में हमने जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स देखे वो आपके क्लियर हो गए होंगे, इनको बहुत अच्छे से याद रखिए। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में इन जितने भी मोलारिटी के जो फॉर्मूलाज दिए, इनको इंटरमिक्स करके जो अनदर फॉर्मूलाज बनेंगे जिनका यूज नेट में IIT में होता है जनरली, वो भी हम लोग क्लियर करेंगे। वो इस वीडियो में अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि हमारा सॉल्यूशन चैप्टर में इनका इतने मिक्सअप न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं बोर्ड एग्जाम में। आपको जो नेट क्लास के लिए जो वीडियो बनाए जाएंगे नेक्स्ट वाले, उनमें आपको जरूर वो फॉर्मूलाज बताए जाएंगे। अभी के लिए इतना क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक का वेट करिए जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर।